समीर अरोड़ा जी को अपने बातचीत में शामिल करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। गुड मॉर्निंग समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वीकेंड ही आपका भी बहुत बिजी रहा होगा, क्योंकि एनालाइज कर रहे थे नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक आपके पोर्टफोलियो का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कैसे देखे आपने नंबर्स इस हफ्ते, इस वीकेंड में? तो जी इस वीकेंड में काफी नंबर आए थे। एक तो रिलायंस, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक इन्फोसिस, जो तीनों हमारे पास हैं। अब ठीक है, जो भी है, कुछ अप है कुछ डाउन है, बट जनरली हम वीकेंड को इतना पैनिक नहीं करते, क्योंकि आइदर वे हमने सुबह उठ के कुछ करना नहीं होता इन टर्म्स ऑफ बाइंग और सेलिंग। बट ओवरऑल आई थिंक कि रिजल्ट्स आर नॉट बैड। मतलब मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। और हम एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने में रिलेटिवली बुलिश हो गए हैं। तो पहले करीब 5-6 महीने पहले तक जैसे हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में करीब 20% कैश था, और हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड का भी नेट करीब 40s में था। अब वो सब फुली इन्वेस्टेड हो गए लॉन्ग ओनली वाले, एंड हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड भी 60s के ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ नेट एक्सपोजर, एंड 60 हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज है लास्ट 17 सालों का। तो उस हिसाब से वी हैव टू से कि अब हम पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं मार्केट को। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आप पढ़ रहे हैं या रीड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने अपना स्टांस में ये बदलाव लाए हैं? आप क्या आपको लगता है इंश्योरेंस, ये आपका इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है? हाँ जी, तो पहली बात तो ये है कि ये हमने करीब जून एंड में किया, क्योंकि एक तो जून में मार्केट काफी गिरी थी यहाँ पे भी और वर्ल्ड में। तो क्या होता है, एक तो पहली बात है, अगर मार्केट ही 20-1%, मतलब यूएस से मैं सब चीजें ड्रॉ करता हूँ, तो यूएस में 30% तक नैस्डैक गिर गया और 20% के करीब एसएनपी गिर गया, और इंडिया भी उस वक्त 10-12% डाउन था। अब थोड़ा कम है अगर इंडेक्स लेवल देखें, बट अगर आप स्टॉक्स देखें तो लगता है कि 20% डाउन से एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ओवर। बट जिससे हमें चेंज हुआ, जो पहले हम कहते थे कि 2 महीने और वेट करेंगे यूएस मार्केट का और फॉल देखेंगे, उसमें ये लगा कि जो इन्फ्लेशन के काफी सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे सबसे पहले कमोडिटी प्राइसेस गिन लें जो होती है कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। सेकंड आप कहते हैं ये शॉर्टेजेस वगैरह जो ये सप्लाई चेन में हुई थी, उसमें यूएस कंपनीज ने रिजल्ट्स दिए कि उनकी सेल्स इतनी नहीं हुई हैं और उनकी इन्वेंट्री काफी ज्यादा हो गई है। सम ऑफ इट बिकॉज सप्लाई चेन के डर से कि वो ठीक नहीं चल रही, उन्होंने ज्यादा ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो कि वर्ल्ड में काफी सेक्टर्स को तंग कर रही थी, उसमें एएमडी वगैरह ने कहा कि हमारा तो सेमीकंडक्टर का भी गलत होने वाला है। एंड बिकॉज एंड देन उसके बाद ऑयल भी गिर गया। तो अब आपका इन्फ्लेशन नंबर अभी तो हाई है, और अभी जो 27 को यूएस फिर 75 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा सकता है, मोस्टली बढ़ाएगा। कई लोग तो कहते हैं 1% भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बैकवर्ड लुकिंग हो गया है। दैट मीन्स उनकी लैंग्वेज स्ट्रांग रहेगी, लेकिन मार्केट अब थोड़ा आगे देख रही है। और अगर थोड़ा बहुत अभी गिर भी गया तो इतना ज्यादा नहीं होगा कि उससे रिकवर ना हो। तो कभी भी मार्केट तो 5-7% कभी भी गिर सकती है, बुलिश टाइम में, बेयरिश टाइम में। बट अभी मुझे लग रहा है उससे शायद ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। दैट इज द बेसिस। और हम कह रहे हैं कि अब आप हर वक्त नेगेटिव तरीके से ना देखिए, क्योंकि टाइम हो गया। एक तो टाइम की भी बात होती है, काफी चीजें टाइम से ही सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आप देखें कि नॉर्मल बेयर मार्केट्स साल 9 महीने इस रेंज में होती है। बेयर मार्केट 3-3 साल नहीं चलती है, बुल मार्केट चलते हैं। बेयर मार्केट में जो होना होता है वो 6-8-9 महीने में हो जाता है। बहुत अच्छी बात बोली। और ये जो आपने बात बोली है ना कि जैसे टिकर को कैसे रीड किया जाता है, टेप क्या कह रहा है आपसे, ये तजुर्बे से ही आता है। इसको आप एकेडमिक फॉर्मूले से नहीं कर सकते। और शायद आपको ये जो सेंस आ रहा है 3 दशक बिताने के बाद की, सही कह रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा है। और एक्चुअली क्या होता है, स्टॉक्स तो पहले से ही अच्छे होते हैं। आप आपकी हिम्मत नहीं होती उनको लेने सही की। बात। अब हमने वो हिम्मत ले ली, क्योंकि स्टॉक्स में कोई ये नहीं कह रहा था कि उसको और गिरना है और गिरना है। बट आपको लगता है कि इन्फ्लेशन के लिए, अच्छा एक और बड़ी बात जिससे एक्चुअली ये सॉल्व हुई है, वो भी नजर आ रही थी एंड ऑफ जून या पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, कि एफआईआई सेलिंग जो हर दिन अगर 3-3 हजार करोड़ की होती थी, तो 3,000 करोड़ के सेलिंग के अगेंस्ट आप जितने बुलिश हो जाए, जितना रिटेल खरीदे, उससे आप मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। लेकिन लास्ट फ्यू डेज में एक्चुअली एंड ऑफ जून में वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था।
मतलब 2000 हो गया था और 1500 1200 करोड़ की सेलिंग होती थी और आजकल तो वो जीरो से कभी कभार प्लस भी हो गई है पिछले हफ्ते में। तो दैट इटसेल्फ इज अ समरी ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंसेस जो वर्ल्ड के, अगर आप सोचें कि इन्फ्लेशन है, कि ये है, कि रिसेशन है, उसका आपको एंड कंक्लूजन समरी में मिल गया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इतने महीनों से इतनी ज्यादा सेलिंग कर रहा था, उसने भी बैक ऑफ कर दिया। मैं भी फॉरेनर हूँ, लेकिन मैं तो एक ही हूँ, ये तो हजारों लाखों पता नहीं कितने हजारों फॉरेनर्स, मतलब फॉरेनर नहीं, मतलब एफपीआई। तो ये सब उनका लाइक कंक्लूजन समरी ऑफ ऑल ऑफ देम फ्लोज जो हुए हैं, उससे भी आप कंफर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल समीर, गुड मॉर्निंग। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। इनफैक्ट आपने एक थैंक यू। परेशानी लोगों की तो कम कर दी है, कहे कि बेयर मार्केट जो है, जो भी होना है 9-10 महीनों में हो जाता है, बुल मार्केट की तरह लंबा नहीं चलता। लेकिन ऐसे में एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी हमने कम होती देखी। इनफैक्ट 4 दिनों की खरीदारी के बाद ऑफकोर्स एक सेल्फ फिगर जरूर नजर आया। आगे आउटलुक क्या दिख रहा है आपको? क्या एफआईएस वापस लौटते हुए दिखेंगे? कितनी जल्दी? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग पिक्चर अगर बात करें, जो कि खाली मैं बिग पिक्चर में करता हूँ, तो बिग पिक्चर में क्या है कि नियरली एवरी ईयर एफआईआई जो है नॉर्मली खरीदते हैं। उनका नॉर्मल स्टैंड खरीदने का है, बिकॉज उनके पास हर वक्त नए पैसे आते हैं पेंशन फंड में, उनके जो प्रोविडेंट फंड या जो भी इक्विवेलेंट कट हो रहा है वहां पे, या इंडाउमेंट्स में आ रहे हैं, तो एज अ डिफॉल्ट दे आर ऑलवेज बाइंग। एक्चुअली अगर आप लास्ट 25-26 साल का डेटा अवेलेबल है सिंस 94 और समथिंग, आई थिंक खाली 4 कैलेंडर ईयर्स में आउट ऑफ दिस 25-26 साल उन्होंने सेलिंग करी है। तो नॉर्मली दे बाय, तो इसलिए फर्स्ट थिंग नॉर्मली क्या करते हैं, बाय करते हैं। इस साल उन्होंने सेलिंग करी, उसमें ये नहीं लगता मुझे कि वो कोई इंडिया स्पेसिफिक रीजन से उन्होंने सेलिंग करी, क्योंकि हमें पता लग जाता है, सबको पता लग जाता है कि जी ये पॉलिसी एरर हो गया है, किसी फॉरेनर पे आपने अनफेयर कोई टैक्स लगा दिया, किसी पे कुछ कर दिया है, कोई पॉलिसी चेंज कर दी है जिससे बड़ा नाराज हो गए इन्वेस्टर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए वी आर एट्रीब्यूटिंग कि इस साल की जो सेलिंग हुई वो हुई, लेट अस से कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गई, या हुई कि चाइना ने काफी रूल्स क्लियरली चेंज किए जिससे क्लियरली उनकी स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इफेक्ट हुई, और हम उसी बास्केट में इन्वेस्ट होते हैं। मतलब हमारा जो इन्वेस्टर होता है फॉरेनर, वो वही चाइना में इन्वेस्ट करता है, वही रशिया में इन्वेस्ट करता है, वो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर वो बास्केट की परफॉर्मेंस खराब हो गई तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमारे उस पर भी आ गया। आप सेपरेटली भी देख सकते हैं कि इवन दिस ईयर, जो आज ही आया पेपर में आई थिंक या यस्टरडे, कि 27 बिलियन फॉरेनर्स ने प्राइवेट इक्विटी में डाले हैं, और लास्ट ईयर करीब 56 हाफ ईयर में, और लास्ट ईयर कोई 50-60 बिलियन को डाले थे टोटल प्राइवेट इक्विटी प्लस वेंचर कैपिटल वगैरह में। कहने का मतलब है वही फॉरेनर है। इट्स जस्ट दैट कि मैं पब्लिक मार्केट करता हूँ, कोई और उसका फंड मैनेजर प्राइवेट इक्विटी करता है, और कोई और फंड मैनेजर वीसी करता है, बट एंड में वो इन्वेस्टर्स वही पेंशन फंड, वही इंडाउमेंट, वही रिच पीपल हुए, फैमिली ऑफिसेज वगैरह होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इंडिया को तो किसी तरीके से राइट ऑफ नहीं किया, अगर इस साल में भी वो हाफ ईयर में प्रोपोर्शनेटली पैसे डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लस माइनस 3-6 महीने एफ अपने पुराने स्टैंड पे चले जाएंगे, विच वॉज की ऑलवेज दे आर नॉर्मली बायर्स। अगर बाय नहीं भी कर रहे शुरू में, कम से कम इस टाइप की सेलिंग का तो बिल्कुल लॉजिक नहीं रहेगा, मुझे लगता है थोड़े महीनों में उससे स्टार्ट हो जाएगा काम। अभी तो हम बाइंग को छोड़िए, अभी हम कहते हैं सेलिंग मत कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। बिल्कुल। समीर, एक सवाल ये उठ के आ रहा है कि अब जैसा कि आपने ये बताया और कुछ स्ट्रेटेजिस्ट भी ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इशू नहीं है, अब स्टांस बाजार का शिफ्ट हो रहा है ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। हमारे जैसे बाजारों में कितनी ग्रोथ वर्सेस बाकी जगह डी ग्रोथ, ये ग्रोथ के मुद्दे पे आपका क्या व्यू है? और आपके जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, जब आपने उनको आपने ग्रोथ के लेंस से देखा, तो क्या अच्छी हेल्दी ग्रोथ दिख रही है या थोड़ी इंपैक्टेड हुई नजर आ रही है? नहीं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट बहुत गिर रही थी या गिर रही थी, और अब क्योंकि नहीं गिर रही है तो एकदम बड़ी शार्पली उसको बढ़ना है। वो बहुत इंस्टेंसेस में होता है जिसमें आफ्टर अ बेयर मार्केट सडनली कुछ एक्सटर्नल हेल्प आ जाए। जैसे नॉर्मली बेयर मार्केट के बाद जो शार्प रैलीज हुई हैं, वो हुई थी क्योंकि फेडरल रिजर्व ने आके बचाने की कोशिश की और इंटरेस्ट रेट बड़े काट दिए, या लिक्विडिटी इंजेक्शन कर दी, या बैंक्स को पैसे दे दिए। वो सब तो अब होगा नहीं।
क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम उनकी तरफ से ही है इन द सेंस। तो और एक और तरीके से देखें तो इंडियन मार्केट भी बहुत ज्यादा नहीं गिरी है, तो इसलिए मुझे शार्प रैली नहीं लगती है। मुझे ये नहीं लगता कि अब 10% बढ़ जाएगी 2 महीने में। अभी मेरे का खाली स्टेज है कि वो गिरना बंद हो गई है मेरे हिसाब से, प्लस माइनस मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, बट शार्प फॉल नहीं होगा। बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ शार्प रैली। तो हमने अभी ऐसे उस हिसाब से खाली जो हमारे पास कैश था, वो मोस्टली जो हमारे स्टॉक्स थे उनमें से हमने आईटी में थोड़ा कम और बाकी बैंक्स में और कंज्यूमर में वापस इन्वेस्ट कर दिए, मोस्टली इन आर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। एक आध स्टॉक कोई नया लिया होगा तो, और इसलिए इतनी बड़ी ग्रोथ की मैं अभी स्टोरी नहीं बन रही है। अभी मुझे लगता है कि 4-6 महीने आप बिल्ड करेंगे और आपको हर दिन आके ये नहीं लगेगा कि आज मेरा नुकसान हो रहा है, जो पहले मुझे 6 महीने तक लग रहा था। एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ी रैली नहीं, लेकिन बाजार अपने कह सकते हैं जो एक स्टेबल इंटैक्ट पोजीशन है उसे कायम रखे, इस पर खास नजर होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में क्योंकि रिजल्ट हैवी दिन चल रहे हैं, Q1 FY23 के नंबर्स लगातार हम देख रहे हैं, दो सेक्टर्स जो लगातार फोकस में समीर, एक तो आईटी और दूसरा बैंकिंग। अब आईटी के लिए लगातार एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन फिर भी मोमेंटम जो है, स्टांस जो है, उसे कॉशियस रखना चाहिए। और बैंकिंग में हम देख रहे हैं लगातार क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो है, नेट इंटरेस्ट इनकम के बढ़ने का सिनेरियो देख रहे हैं, बैंकिंग स्पेस से ग्रोथ कई सारी दिख रही है। आईटी और बैंकिंग में आपको क्या लगता है, इफ वी कंपेयर, व्हिच वन विल बीट द नेक्स्ट? हम इन 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी, बैंकिंग एंड कंज्यूमर। तो इस समय हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 बैंकिंग में है। इस समय नहीं, एक्चुअली नियरली ऑल आवर लाइफ, लेकिन आजकल भी। तो बैंकिंग में क्योंकि काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेन बात यह है कि इतने सालों से जो नए प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं किया, नए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं लगे, या लगे या ना लगे, प्राइवेट बैंक्स ने कहा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या हम फंड नहीं करेंगे, उससे इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारी 3 बिगेस्ट होल्डिंग्स इन द फंड आर तीनों बैंक्स ही हैं, जो हैं कि अपना आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक। और इन तीनों में घूम फिर के आपको इंडिया का वो भी मिल जाता है कि अगर इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हो, कभी कंज्यूमर की ज्यादा हो, अगर कभी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स बड़े तो उसकी लेंडिंग हुई तो वो भी इनको मिल जाती है। तो आसान काम है। और उसका मेन अट्रैक्शन ये है कि उनकी वैल्यूएशन 1 साल पहले से मत देखें या 1.5 साल पहले से जब बॉटम था, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखें तो उनकी वैल्यूएशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि आप बड़ी हाइप के बाद ये शेयर खरीद रहे हैं। जो आईटी सेक्टर है उसमें अभी हम अंडरवेट इस तरह हो गए कि जो हमने जनवरी फरवरी में मार्केट के व्यू से स्टॉक्स बेचे, सारे प्रोपोर्शनली बेचे थे। वापस खरीदने में हमने टेक का खाली एक ही स्टॉक खरीदा, तो टेक का वेटेज हमारा थोड़ा चेक में आ गया। टेक में ये इशू है कि बिकॉज अभी भी जो भी प्रॉब्लम गिनी जाए वो अभी यूएस से एमिनेट हो रही है कि जी यूएस में कहीं रिसेशन ना हो जाए इन इंटरेस्ट रेट हाइक से, या स्लो डाउन ना हो जाए। तो उसका इम्पैक्ट आईटी में इसलिए होता है क्योंकि हमारे कस्टमर सारे यूएस के होते हैं, बट उनकी करेक्शन भी काफी हुई है। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि होल्ड है हमारे लिए, इन द सेंस कि अभी हमने एक स्टॉक तो ले लिया, लेकिन हम मोस्टली अभी खरीदेंगे नहीं, ना बेचेंगे। दे आर नॉट बैड, बट अभी 3-6 महीने उसका जरा और देखना पड़ेगा कि यूएस की प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो गई है कि नहीं। सो इंडिया एज अ कंट्री मुझे लगता है कि यूएस के स्मॉल रिसेशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, बिकॉज स्मॉल रिसेशन में क्या होता है कि आपकी कमोडिटी प्राइसेस चीप हो गई और ऑयल भी ठीक रहा और इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा नहीं बढ़े। तो इन सब चीजों से हमारी मार्केट को फायदा होता है। लेकिन जो सेक्टर या स्टॉक डायरेक्टली यूएस कॉर्पोरेट को ही मतलब उनका कस्टमर है, उसको कुछ इफेक्ट तो होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑन यूएस इंटरेस्ट रेट्स। तो आईटी सेकंड गिने या थर्ड गिने हमारे टीम में अभी आजकल। तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हमेशा हम एंजॉय करते हैं और बहुत एजुकेटिव बातचीत होती है। ये समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे थे। बिग पिक्चर व्यू बहुत ज़रूरी है, बिग पिक्चर व्यू आपको रखना अगर आप एसेट एलोकेटर हैं और आप एक पैसे को अपने पोजिशनली रन करना चाहते हैं 15 से 18% कंपाउंडिंग के व्यू से, तो बिग पिक्चर व्यू आपको देखना ज़रूरी है। ये देखिए